अध्याय 368 एक प्रतिष्ठित अतिथि से मुलाकात। यानयान बीमार है। मी शू नीचे बैठ गया, धीरे से उसके छोटे चेहरे को सहलाया। वास्तव में उसे थोड़ा बुखार महसूस हो रहा है। वह अचानक बीमार कैसे पड़ सकता है? हाल ही में मौसम अच्छा रहा है और मी यान हमेशा अच्छे स्वास्थ्य में रही है। उसे अचानक तेज बुखार कैसे हो सकता है? मी यान ने उसकी ओर दयनीय ढंग से पलकें झपकाते हुए कहा, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि कल रात एयर कंडीशनर को बहुत नीचे सेट किया गया था और आज सुबह मुझे सिर दर्द हुआ। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, मी शू की गर्दन को गले लगाया और जानबूझकर उसके कान की ओर झुक गया, ऐसी आवाज का उपयोग करते हुए जिसे केवल वे दोनों ही सुन सकते थे। दीदी, क्या आपको लगता है कि हमारे घर में कुछ मनहूस आ गया था, इसलिए यानयान बीमार हो गई? उससे खुश होकर मी शू हंसने से खुद को नहीं रोक सका और चंचलता से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बकवास मत करो। अगर तुम बीमार हो तो अपने कमरे में वापस जाओ और आराम करो। तुम्हें आज पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। मी यान ने बहुत अफसोसजनक अभिव्यक्ति दिखाई। दरअसल यानयान थोड़ा और जिद करना चाहता था, लेकिन चूंकि बहन ने ऐसा कहा, इसलिए मैं बहन की बात सुनूंगी और ठीक से लेट जाऊंगी। कुआं। मी शू ने उसकी ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारा यानयान अब इतना प्रेरित होगा। चूंकि आपने ऐसा कहा है, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन मैं आज रात आपका होमवर्क पूरा करने के लिए आपकी निगरानी करूंगा। बहन। मी यान तुरंत भयभीत हो गई और उसने तुरंत मी शू का मुंह बंद कर दिया। भाई बहन ऐसे खेल खेल में बातचीत कर रहे थे जैसे आसपास कोई नहीं था, और मेई म्यू को छोड़कर जो चिंतित दिख रही थी, बाकी लोग खुशी से देख रहे थे। ओह, वैसे मेरा एक दोस्त जल्दी ही हमारे घर मिलने आ रहा है। अचानक कुछ याद आने पर मेई शू ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा, यह महसूस करते हुए कि वो किसी के बारे में लगभग भूल गई थी। अतिथि के बारे में सुनकर मेई यून तुरंत बाहर आई। आपने ऐसा पहले क्यों नहीं कहा? उस व्यक्ति को अंदर आने दीजिए। मेई शू को दरवाजा खोलने के लिए घूमना पड़ा। मी यान अभी भी उत्सुकता से दरवाजे की ओर देख रहा था, लेकिन जब उसने अचानक लूसी का चेहरा देखा तो उसकी आंखें नाटकीय रूप से चौड़ी हो गईं। बड़ा झूठा। यानयान। मी शू ने धीरे से उसके गाल पर चुटकी काटी। मी यान ने असंतुष्ट होकर गुनगुनाया, पता चला कि मास्टर सी मिलने आए थे, कृपया अंदर आएं। मी यून को उम्मीद नहीं थी कि लूसी व्यक्तिगत रूप से घर में आएगी और उसने तुरंत और सम्मानपूर्वक उसे सोफे पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। बटलर जाओ, मास्टर सी का मनोरंजन करने के लिए जल्दी से सबसे अच्छी चाय बनाओ। मास्टर सी। मेई म्यू इस आदमी की आश्चर्यजनक रूप से सुंदर उपस्थिति से हैरान होकर किनारे पर स्तब्ध खड़ी थी। लू यान की शक्ल लूसी से कुछ मिलती जुलती थी, लेकिन दोनों की आभा बिल्कुल अलग थी। यदि लू यान एक ठंडा और गर्वित बर्फ कमल था, तो लूसी एक पूरी तरह से अलग चंद्रमा था, जो लोगों को अप्राप्य महसूस कराता था लेकिन फिर भी ऊपर देखने के अलावा मदद करने में असमर्थ था। आओ और मास्टर सी को नमस्कार करो। मेई यू ने लूसी की यात्रा को बहुत महत्व दिया और तुरंत अपने बेटों की ओर हाथ हिलाया और एक एक करके उनका परिचय कराया। जब मेई यान की बात आई तो लूसी की आंखें धीरे धीरे मुस्कुराहट के साथ गहरी हो गईं। मैं इस छोटे लड़के से मिली हूँ। आप मिले हैं? मेई यून को यह अविश्वसनीय लगा। तब यानयान ने तुम्हें कोई परेशानी नहीं पहुंचाई क्या? उसने। बिल्कुल नहीं, यानयान ने मेरी बहुत मदद की। यह एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं आज इसका उल्लेख नहीं करना चाहता। बटलर झाओ द्वारा सौंपी गई चाय लेते समय लूसी मुस्कुराई और एक घूंट लिया। मैं आज बहुत जल्दी में यहाँ घूमने आया हूँ, इसलिए कोई उपहार नहीं लाया। श्री। मेई को कोई आपत्ति नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, आपकी यात्रा ने पहले ही हमारे मेई परिवार को गौरवान्वित कर दिया है। मेई यू ने लू परिवार के साथ संबंध स्थापित करने का सपना देखा था। ये सोचकर उसने हाथ उठाया और मेई शू को अपने पास बैठने के लिए बुलाया। शुई का मेरे लिए ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। ये बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है, मुझे बस डर है कि मिस मेई मुझे उसकी देखभाल नहीं करने देंगी। लूसी मेई शू को देखकर मुस्कुराई, पक्ष में उपेक्षित महसूस करते हुए। मेई म्यू को अचानक असहजता महसूस हुई और उसने अजीबता के संकेत के साथ पूछा, क्या आप लू यान के छोटे चाचा हैं? ऐसा लग रहा था कि लूसी ने अभी अभी लिविंग रूम में इस चरित्र को देखा है और आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं। हाँ। मेई म्यू इस आदमी के आकर्षण से थोड़ा स्तब्ध महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी और शर्म से बोली, आप एक विशिष्ट अतिथि हैं। 1-11 जाओ और तुम्हारे लिए रात का खाना तैयार करने के लिए रसोई को सूचित करो। अरे हाँ, मेरा बुरा, मास्टर सी ने शायद अभी तक खाना नहीं खाया है ना? मेई यून ने सोचा कि लूसी बाहर मेई शू से टकरा गया। आखिरकार लू परिवार और मेई परिवार दोनों एक ही निवास समुदाय में रहते थे। लेकिन लूसी ने दुष्टता से अपने होठों को ऊपर उठाया, परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अभी मिस मेई के साथ डिनर किया। मैं इस बार विशेष रूप से मिस मेई के लिए कुली बनने के लिए आया था। एक बार चीजें डिलीवर हो जाने के बाद 1-11 चले जाओ। उसने अपने बगल में गुड़ियों से भरे बैग की ओर इशारा किया और फिर खड़े होकर कहा, मिस मेई, क्या आप मुझे विदा नहीं करेगी? नहीं। मेई शू आलस्य से सोफे पर झुक गई। हालांकि उसने उसके साथ इस तरह से व्यवहार करने की हिम्मत की, लेकिन मेई यू ने लूसी को अकेले जाने देने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से अपनी बेटी का हाथ बढ़ाया और कहा, शुई, जाओ और मास्टर सी को विदा करो। मेई शू ने लूसी की ओर ऐसे देखा मानो परेशानी देख रही हो,
लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाती, मेई म्यू, जो अजीब तरह से खड़ी थी, पहले बोली, चूंकि मेरी बहन अनिच्छुक है, इसलिए मैं उसकी ओर से मिस्टर लू को विदा कर दूंगी। मैं मिस्टर लू के लिए एक छोटा सा उपहार भी तैयार करूंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मेई शू अनजाने में भौहें चढ़ाने लगी। अध्याय 369, मुझे आपसे अकेले में बात करने की आवश्यकता है। किसी के बोलने का इंतजार किए बिना मेई म्यू ने लापरवाही से बगल से एक बैग उठाया, ध्यान से उसे अपने पीछे घुमाया और दरवाजे पर खड़ी होकर इंतजार करने लगी। ये देखकर मेई शू ऊपर जाने के लिए उठकर उससे बहस करने की जहमत नहीं उठा सकी। लूसी की दिलचस्पी भरी नजर उसके फिगर पर पड़ी, जिसमें मुस्कुराहट का कोई संकेत नहीं था। हालांकि मेई यान लूसी को नापसंद करता था, लेकिन इतने सुंदर आदमी को मेई म्यू के साथ जाते हुए देखकर उसे अत्यावश्यकता महसूस हुई। वो कुछ कदम तेजी से आगे बढ़ा और मेई शू को पकड़ लिया और उसका रास्ता रोक दिया। बहन, क्या तुम सचमुच ऐसे ही जा रही हो? क्या आप अस्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं? चलो, बहन तुम्हें कुछ आराम के लिए तुम्हारे कमरे में वापस ले जाए, मेई शू ने आलस से जवाब दिया। मेई यान ने उत्सुकता से लूसी की ओर देखा और दांत पीसते हुए मेई शू से पूछा, बहन, वो बड़ा झूठा आपका मेहमान है, क्या आप सचमुच मेई म्यू को उसे छोड़ने के लिए जाने दे रहे हैं? क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कौन विदा करता है? मेई शू ने व्यंग्यपूर्वक अपने होठों का कोना ऊपर उठाया और जैसे ही वह बोली, वह पहले ही सीढ़ियां चढ़ चुकी थी। उसी समय लिविंग रूम की दिशा से एक आदमी की आवाज आई, चूंकि मिस मेई मुझे देखना नहीं चाहती, तो मैं अब चला जाऊंगा। मिस्टर मेई, अलविदा। ठीक है, मास्टर सी। चिंतित होकर मेई युन ने सीढ़ियों पर बनी आकृति पर नजर डाली और तेजी से लूसी के पीछे पीछे बाहर चली गई। मेई म्यू दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। लूसी ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसने उसे देखा ही न हो और घर से निकलने के बाद तेजी से पार्किंग क्षेत्र की ओर चल दिया। मेई युन ने तुरंत माफी मांगी, मुझे नहीं पता कि आज शुए को क्या हो गया है। अचानक गुस्सा आ रहा है। कृपया बुरा मत मानना, मास्टर सी। ये सुनकर लूसी ने आखिरकार अपने कदम रोक दिए और उसकी काली आंखों में रोशनी की झलक दिखाई दी। मेई शू बहुत अच्छा है। मेई यून पहले तो अचंभित हो गया, फिर तुरंत माफी मांगते हुए मुस्कुराया, जब तक मास्टर सी को कोई आपत्ति नहीं है। तीनों कार की ओर चले और मेई यू ने कर्तव्यनिष्ठा से उसके लिए कार का दरवाजा खोलने की पहल की। जैसे ही लूसी कार में बैठने वाली थी, मेई म्यू ने घबराते हुए कहा, मास्टर सी, रुकिए, मुझे आपसे अकेले में कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। वह पूरे समय आंतरिक रूप से संघर्ष करती रही और अब आखिरकार उसने बोलने की हिम्मत की। मेई यू ने अप्रसन्न होकर तुरंत उसे अपने पीछे खींच लिया। अपने आप से व्यवहार करें। अपना सिर घुमाते हुए उसने सम्मानपूर्वक लूसी से कहा, मास्टर सी, कृपया हमें क्षमा करें। पिताजी, मुझे सचमुच बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी है, मुझे आज रात मास्टर सी से बात करनी होगी। अपने पिता की रुकावट देखकर मेई म्यू बेहद चिंतित हो गई। मेई यून अब कुछ हद तक शर्मिंदा थी। वो किसी से भी बेहतर जानता था कि उसकी बेटी किस तरह की इंसान है। उसे चिंता थी कि मेई म्यू के कुछ बुरे इरादे हो सकते हैं और अगर उसने लूसी को नाराज किया तो उनके पूरे परिवार को नुकसान होगा। ओह, मेई यून के सूक्ष्म संकेतों को नजरअंदाज करते हुए लूसी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह क्या है? बोलो, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। मेई म्यू ने साहपूर्वक अपना अनुरोध दोहराया। इस बार मेई यून पूरी तरह से क्रोधित था। उसने खर्राटा लिया और सख्त चेहरा लेकर सीधे चला गया, मामू, मेरे साथ वापस आओ। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो अपनी बहन को बताओ और उसे व्यक्तिगत रूप से बताने दो। ये सुनकर मेई म्यू का चेहरा पीला पड़ गया। अपने कपड़ों के आंचल को कसकर पकड़ते हुए उसने जोर दिया, मुझे मास्टर सी से आमने सामने बात करनी होगी। ठीक है। मेई यून के कुछ भी कहने की प्रतीक्षा किए बिना लूसी सहमत हो गई। इस बार मेई यून ने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। लूसी को विदाई देने के बाद वापस जाने के लिए मुड़ने से पहले उसने मेई म्यू को तीखी नजर से देखा। चारों ओर सन्नाटा था, केवल सिकारों की हल्की हल्की चहचहाहट थी। ऊपर की 2 स्ट्रीट लाइटें अपनी छाया डालती हैं, जिससे वे लंबी हो जाती हैं और दोनों आकृतियों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। घबराई हुई और अत्यधिक पसीने से लथपथ मेई म्यू ने उसके चेहरे की ओर देखा और फिर जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। मेरे लिए बोलने को तैयार रहने के लिए धन्यवाद, मास्टर सी। लूसी अभिव्यक्तिहीन रही। यह क्या है? बोलो। मेई म्यू ने उसके हाव भाव पर एक नजर डालने के लिए घबराकर अपना सिर उठाया और फिर तुरंत नीचे कर लिया। मैं मेई शू से संबंधित किसी चीज के बारे में मास्टर सी से बात करना चाहता हूँ। मेई फैंग और अन्य लोग अभी भी लिविंग रूम में इंतजार कर रहे थे। केवल अपने पिता को वापस आते देख वे सभी असंतोष से भर गए। मेई जिंग सीधा साधा था और अपने विचारों को छिपा नहीं सकता था। वो अपने पिता के पास आया और उन पर सवालों की बौछार कर दी। पिताजी, क्या आपने वास्तव में मेई म्यू को उस मास्टर सी को देखने के लिए जाने दिया था? क्या तुम नहीं देख सकते कि उसके और बहन के बीच क्या चल रहा है? मैं इसे बहुत स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। तुम्हारे पिता सिर्फ बूढ़े हैं, अंधे नहीं। मेई यून अपने बेटे के रवैये से बहुत नाखुश थे। थपथपाते हुए वह सोफे पर वापस बैठ गया, इत्मीनान से चाय पी रहा था, जानबूझकर उन्हें चिंतित कर रहा था। मेई जिंग अपनी अधीरता को रोक नहीं सका, उसके पास गया और उत्सुकता से पूछा, फिर आप उन दोनों को एक साथ अकेले कैसे रहने दे सकते हैं? क्या आप नहीं जानते कि मेई म्यू किस तरह का व्यक्ति है? मैं निश्चित रूप से जानता हूँ।
मेई यून ने अधीरता से कहा, लेकिन मास्टर सी ने कहा कि मेई म्यू रुक सकता है। मैं क्या कर सकता हूँ? उसके शब्दों से मेई जिंग पूरी तरह कांप उठी। उसने जल्दी से मेई फैंग से नजरें मिलाईं और तेजी से ऊपर की ओर भागा। मुझे बहन के पास जाकर रिपोर्ट करनी होगी। अगर मास्टर सी ने मेई म्यू के साथ शामिल होने की हिम्मत की तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि बहन फिर कभी उससे बात न करे। मेई यून ने बेबसी से चाय का कप नीचे रख दिया, उसकी जल्दबाजी वाली आकृति पर उंगली उठाई और डांटा, बेचैन स्वभाव। मुझे आश्चर्य है कि तुम कब बड़े होगे। अध्याय 370 छोटे भाइयों की चिंताएं। मेई फैंग भी असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मेई जिंग की तुलना में अधिक शांत दिखने की कोशिश की। हालांकि इस समय वो अभी भी थोड़ा अस्थिर महसूस कर रहा था। 11 ऊपर जाओ और जियो जिंग को देखो। मैं नहीं चाहता कि वो कुछ ऐसा बोले जिससे बहन को परेशानी हो। आगे बढ़ो। मेई यून बिना हिले डुले सोफे पर मजबूती से बैठ गया। उसने अपने कमरे में लौटने का कोई इरादा नहीं दिखाया। एक पिता के रूप में वह अभी भी अपनी बेटी के लिए कुछ कर सकता था, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह असहज महसूस करता। ऊपर मेई यान के कमरे में शून की इस छोटे लड़के को मेई शू ने बिस्तर पर लेटने के लिए मजबूर किया था। उसका छोटा मुंह लगातार बकबक कर रहा था। दीदी, आप वास्तव में मेई म्यू को उस घोटालेबाज को भेजने के लिए कैसे जाने दे सकती हैं? हालांकि वह पहली नज़र में एक अच्छा व्यक्ति नहीं दिखता है, भले ही वो बेकार चीज हो जिसे हम नहीं चाहते हैं, हम मेई म्यू को इतनी आसानी से इसका फायदा उठाने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। मेई शू ने हल्के से अपने माथे को थपथपाया और उसके माथे से कूलन पैच को हटा दिया, उसकी जगह एक नया पैच लगा दिया। कचरा, दूसरों का इस तरह वर्णन करना अभद्रता है। मेई यान ने तिरस्कारपूर्वक अपने होंठ भींच लिए। मैं सिर्फ एक रूपक बना रहा हूँ। बहन, क्या तुमने सच में मेरी बात सुनी है? यान, मुझे पहले कभी एहसास नहीं हुआ कि तुम इतनी बातूनी हो सकती हो। मेई शू ने बेबसी से अपना कंबल ठीक किया और जाने वाला था। मेई यान ने उत्सुकता से उसका हाथ पकड़ लिया। बहन, मेई म्यू निश्चित रूप से उस बड़े घोटालेबाज के सामने तुम्हारे बारे में बुरी बातें कहेगी। क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता? डरना? मुझे किस बात से डरना चाहिए? मेई शू हंसा। डर है कि मेई म्यू कुछ शब्दों से मेरे बारे में किसी की धारणा को पलट सकती है। क्या आपको लगता है कि मुझमें व्यक्तिगत आकर्षण की इतनी कमी है कि मेरे आसपास के लोगों को आसानी से दूर किया जा सकता है? मेई यान ने अपना मुंह खोला लेकिन और कुछ नहीं कह सका। मेई शू ने मुस्कुराते हुए अपना सिर थपथपाया। ठीक है, मेरे बारे में चिंता मत करो। तुम्हें बस जल्दी ठीक होने की जरूरत है। मैं कल सुबह तुमसे मिलने आऊंगा। अगर तुम अभी भी असहज महसूस करो तो मैं छुट्टी मांगने के लिए टीचर को फोन करने में तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है? ठीक है, मेई यान ने व्यथित महसूस करते हुए और कुछ नहीं कहा। अनिच्छा से जाने से पहले मेई शू ने प्यार से उसकी नाक पर चुटकी ली। कमरे के बाहर मेई जिंग और मेई फैंग जटिल भावों से उसे घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने उनकी बातचीत पहले ही सुन ली हो। हालांकि मेई यान की तुलना में मेई फैंग स्पष्ट रूप से अधिक परिपक्व थे। उसने आंख मूंदकर मेई शू को मनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि पहले उसकी व्यक्तिगत भावनाओं को जानना चाहता था। बहन, तुम्हें क्या लगता है कि मेई म्यू क्या कर रही है? क्या तुम्हें वह आदमी पसंद है जो आज रात हमारे घर आया था? मेई शू ने भौहें चढ़ा ली। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका भाई इतना सीधे तौर पर पूछेगा। उसके चेहरे पर एक दुर्लभ लाली दिखाई दी। वो क्या करना चाहती है ये केवल वही जानती है। हमें उसके बारे में कोई बड़ा उपद्रव करने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक लूसी पर मेरी राय का सवाल है, मैं खुद इसके बारे में बहुत स्पष्ट नहीं हूँ। ये कहने के बाद मेई शू आत्मनिंदा से मुस्कुराया। ठीक है, इस मामले पर ज्यादा मत सोचो। देर हो रही है, जल्दी से अपने कमरे में वापस जाओ और पढ़ाई करो। मेई जिंग ने उत्सुकता से पूछा, बहन, क्या हम वास्तव में इसे जाने देंगे? मैं बटलर झाओ को चुपचाप सुनने के लिए क्यों नहीं कहता? अगर वो महिला आपके प्रति कुछ भी प्रतिकूल कहने की हिम्मत करेगी तो मैं तुरंत उसके चेहरे पर तमाचा जड़ दूंगा। मेई शू समझ गई कि उसके भाई उसके लिए ये सब कर रहे हैं। हालांकि उसने अभी तक ये तय नहीं किया था कि लूसी को अपने सकल में शामिल किया जाए या नहीं। उनके विचार सरल थे। अगर उसने भविष्य में लूसी के साथ रहने की योजना नहीं बनाई तो उसे इस बात की परवाह करने की जरूरत नहीं थी कि लूसी किसके साथ मिल रही है। चूंकि उसे परवाह करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे किसी ऐसी चीज को रोकने के लिए बोलने की जरूरत नहीं थी जो लूसी को गलत समझ सकती थी। लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि जब उसने मेई म्यू को लूसी के साथ जाते देखा तो उसके दिल को ऐसा लगा जैसे उसे 2 हाथों से निचोड़ लिया गया हो। हालांकि यह एहसास बहुत जल्द ही कायम रहा। उसने बिना अधिक प्रयास के आसानी से अपने दिल में अराजक भावना को दबा दिया। अनावश्यक चीजें मत करो जियो जिंग। अब आपको जिस चीज के बारे में सबसे अधिक चिंतित होना चाहिए वह है आपके ग्रेड। आपकी शायद जल्द ही परीक्षा होने वाली है ना? मेई शू ने अचानक गंभीर अभिव्यक्ति दिखाई और उसकी नजर अपने भाई पर पड़ी। मेई जिंग को पढ़ाई के जिक्र पर थोड़ा घबराहट महसूस हुई। बहन, क्या हमने आज रात थोड़ी देरी नहीं की क्योंकि हम यानयान की देखभाल में व्यस्त थे? मैं अपने कमरे में वापस जाऊंगा और अब अपना होमवर्क करूंगा। ये देखकर मेई फैंग ने और कुछ नहीं कहा। उसने मेई शू को शुभरात्रि कहा और अपने कमरे में लौट आया। गलियारा इतना शांत था कि पिन गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी।
केवल मेई शू ठंडी दीवार के सहारे टिकी रह गई थी। नीचे दरवाजा खुलने की आवाज विशेष रूप से अचानक आई। मेई यून की आवाज सुनने के लिए उसने अवचेतन रूप से सीढ़ियों की ओर कुछ कदम उठाए। पहले से ही वापस मेई यून ने मेई म्यू को घूर कर देखा, जो भावहीन रूप से घबराया हुआ दिख रहा था, और बोला, आपने मास्टर सी से क्या कहा? उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने देखा कि मेई म्यू ने एक क्षण पहले जो बैग पकड़ा हुआ था वह अब गायब हो गया था। वो स्पष्ट रूप से देख सकता था कि उसने इसे किसे दिया था। मेई म्यू ने घबराकर मुंह में लार निगल ली। तेजी से मेई यून के पास गई और माफी मांगी। पिताजी, मुझे क्षमा करें, मेरा इरादा इसे आपसे छुपाने का नहीं था। मैं बस इसे आपके सामने नहीं कहना चाहता था और आपको गुस्सा दिलाना चाहता था। अध्याय 371 निराशाजनक परिणाम। ये वास्तव में किस लिए है? मेई यून ने उसे उदासीनता से देखा। तुम्हें आज मुझे सब कुछ साफ साफ बताना होगा। मेई म्यू उसकी कड़ी नजर से चौंका हुआ लग रहा था, हाँफ रहा था, पूरा कांप रहा था। पिताजी, कृपया मत पूछो, बोलो। मेई यून ने अपना धैर्य पूरी तरह खो दिया था। उसे डर था कि मेई म्यू फिर से मेई शू को भड़का सकती है। इस तरह चिल्लाने पर मेई म्यू ने तुरंत आंसू बहा दिए। वह रुधे स्वर में बोली, पापा, मैंने मास्टर सी से और कोई बात नहीं की। मैं बस यही चाहता था कि वो मेरी मदद करें। मैं बस एक बार अपनी माँ को देखना चाहता हूँ। वास्तव में एक का कोई और मतलब नहीं है। इन शब्दों पर मेई यून की क्रोधित अभिव्यक्ति क्षण भर के लिए शून्य हो गई। क्या ऐसा है? मेई म्यू ने उदास होकर सिर हिलाया। पिताजी, जब से मैं किशोर हिरासत केंद्र से बाहर आया हूँ, मैंने पहले ही इसका पता लगा लिया है। मैं वास्तव में उन चीजों की उम्मीद नहीं करूंगा जो मेरे लिए नहीं है। मैं सिर्फ माँ के बारे में चिंतित हूँ। मैंने आपसे इसका जिक्र करने की हिम्मत नहीं की। मुझे डर था कि आप माँ से नाराज हो जाएंगे और उन्हें माफ नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ कि मास्टर सी एक सक्षम व्यक्ति हैं, इसलिए मैंने उनसे मदद मांगी। मेई यून ने राहत की सांस ली और उसकी अभिव्यक्ति तुरंत नर्म हो गई। तो तुम बस अपनी माँ को देखना चाहते हो, यह उचित है। मास्टर सी ने क्या कहा? मेई म्यू ने रोते हुए उत्तर दिया, मास्टर सी ने मेरा उपहार स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वो मुझे मेरी माँ से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन कब ले जाएंगे। मेई यून उठ खड़ा हुआ, यह महसूस करते हुए कि अभी उसका रवैया अच्छा नहीं था। वह दोषी दृष्टि से मेई म्यू के पास गया, अपनी आवाज धीमी की और कहा, ठीक है, अपने कमरे में वापस जाओ और आराम करो। तुम्हारी माँ और एक आखिरकार एक विवाहित जोड़े हैं। भले ही मास्टर सी आपकी मदद नहीं करते हैं, एक आपके लिए एक रास्ता खोज लेंगे। लेकिन कुछ है जो मुझे आपको स्पष्ट करने की जरूरत है। यह क्या है? मेई म्यू को लग रहा था कि वह जो कहने जा रहा है वह शायद अच्छी खबर नहीं होगी। उसने डरते डरते अपना सिर उठाया। उसकी पानी भरी आंखें बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थीं। मेई यून ने ठंडे स्वर में कहा, जब तुम्हारी माँ जेल से रिहा हो जाएंगी तो मैं उनके साथ तलाक पर चर्चा करूंगा। उसने जो किया वह अक्षम्य है, लेकिन निश्चिंत रहो, तुम मेरी बेटी हो। मैं कॉलेज के माध्यम से आपका समर्थन करूंगा। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन शब्दों पर मेई म्यू हैरान रह गई और रोना बंद नहीं कर सकी। उसका शरीर हिल गया और वो लगभग जमीन पर गिर पड़ी। यह मेई यून की त्वरित प्रतिक्रिया थी जिसने उसे गिरने से रोका, नहीं तो वह टेबल के कोने से टकरा जाती। मेई शू चुपचाप पिता और बेटी के बीच की बातचीत सुनती रही। फिर वह अवर्णनीय भावनाओं का अनुभव करते हुए धीरे धीरे अपने कमरे में लौट आई। अगले दिन कैप्टन वांग ने उसे फोन किया और आगे की जांच के लिए पुलिस स्टेशन आने को कहा। मेई शू ने छुट्टी ली और टैक्सी से पुलिस स्टेशन गई। जब वह पहुंची तो उसने पाया कि कैप्टन वांग पहले ही निगरानी वीडियो देख चुके थे, लेकिन दुर्भाग्य से परिणाम संतोषजनक नहीं थे। मेरा मानना है कि जो सहकर्मी मामले के प्रभारी थे, उन्होंने उस समय अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उन्होंने उस रात से निगरानी फुटेज निकालकर मेई शू के सामने रखते हुए कहा। निगरानी फुटेज में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि शुरू से अंत तक केवल बाई लिंग ही अपनी कार के पास पहुंची। ये देखकर कि बाई लिंग जागीर के अंदर बाहर जा रही थी, स्पष्ट रूप से उत्सुकता से देख रही थी, मेई शू ने असमंजस में पूछा, वह क्या कर रही है? बाई लिंग के हाथ में एक सफेद प्लास्टिक की बाल्टी थी जो काफी भारी लग रही थी। मैंने केस फाइल पढ़ ली है। इसमें कहा गया है कि आपकी मां को उस दिन जागीर पहुंचने के बाद पता चला कि ब्रेक फ्लूइड अपर्याप्त था, इसलिए उसने जागीर के मैनेजर से कुछ ब्रेक फ्लूइड उधार लेने के लिए कहा। फिर उन्होंने सहयोगपूर्वक उस रात के पूछताछ रिकॉर्ड निकाले, जिसमें पुलिस और जागीर प्रबंधक के बीच विस्तृत प्रश्न और उत्तर का विवरण था। मेई शू ने भौहें चढ़ा दी। हालांकि मैं गाड़ी नहीं चलाता, मैंने एक संभावना के बारे में सुना है। यदि विभिन्न प्रकार के ब्रेक द्रव को मिश्रित किया जाता है तो ब्रेक फेल होने की एक निश्चित संभावना होती है, खासकर जब कार पहाड़ी सड़क पर ढलान पर जा रही हो। यह विफलता विशेष रूप से स्पष्ट हो जाती है ना? हाँ, उस समय के पुलिस प्रभारी ने स्पष्ट रूप से इस बिंदु के बारे में सोचा था, इसलिए उन्होंने तेल के ड्रम से निकाले गए ब्रेक द्रव पर एक रिपोर्ट बनाई। कैप्टन वांग ने दस्तावेजों का एक और सेट निकाला और उन्हें उसे सौंप दिया। ये निकाले गए पदार्थों और आपकी मां द्वारा नियमित रूप से ऑटो मरम्मत की दुकान से खरीदे गए ब्रेक द्रव के बीच एक तुलनात्मक रिपोर्ट है। परिणाम से पता चलता है कि ब्रेक द्रव के मिश्रित उपयोग की कोई संभावना नहीं है, इसलिए हम इस संभावना से इनकार कर सकते हैं कि ब्रेक विफलता इस कारक के कारण हुई थी। रिपोर्ट में इस संभावना से इनकार किया गया है।
यदि मेई शू को पहले से पता नहीं होता कि उसकी मां की मृत्यु ब्रेक फेल होने के कारण हुई है, तो शायद उसे विश्वास होता कि उसकी मां का चट्टान से तेजी से नीचे गिरना सिर्फ एक दुर्घटना थी, क्योंकि वह समय पर धीमी नहीं हुई थी। उसने रिपोर्ट और रिकॉर्ड को ध्यान से पढ़ा और वर्षों पहले हुई कार दुर्घटना का दृश्य उसके दिमाग में घूमता रहा। उसकी सांसें धीरे धीरे कुछ तेज हो गईं। कैप्टन वांग अपने राज्य के बारे में चिंतित थी और अचानक उसके विचार बाधित हो गए। तुम ठीक हो? क्या आप छुट्टी लेना चाहते हैं? मेई शू ने अचानक कुछ सोचते हुए अपना सिर हिलाया और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। आपने ही जांच की कि उस रात मेरी मां की कार के पास कौन आया था, लेकिन क्या आपने ये भी जांचा कि ओल्ड वांग और झोऊ नान उस रात क्या कर रहे थे? इन शब्दों पर कैप्टन वांग ने आह भरी। मैंने घटना के दिन जागीर की उपस्थिति रिकॉर्ड की जांच की। इससे पता चलता है कि ओल्ड वांग ने उस दिन बीमार छुट्टी ली थी। इतने साल हो गए हैं और उस दिन उसके ठिकाने की जांच करना बहुत मुश्किल है। अध्याय 372 शॉर्टकट। नहीं, ये सही नहीं है, मेई शू ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। रिकॉर्डिंग ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि ओल्ड वांग वांग यू की धमकी का सामना नहीं कर सका और उसने मेरी मां से निपटने में उसकी मदद करने का वादा किया। वह कुछ नहीं कर सकती थी, विशेषकर इसलिए क्योंकि जिस दिन मेरी मां ने जागीर में जांच की थी, उस दिन उसने एक दिन की छुट्टी ली थी। दुनिया में ऐसा संयोग नहीं हो सकता। उन्होंने इसकी योजना सावधानीपूर्वक बनाई होगी। लेकिन भले ही हम ऐसा कहते हैं, ये केवल हमारी अटकलें हैं, बिना किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के। इतने सालों के बाद ओल्ड वांग और वांग यू को अपना अपराध स्वीकार कराना मुश्किल है। कैप्टन वांग ने सच बोला। यदि ये उस समय की बात होती तो सच्चाई का पता लगाने के लिए अभी भी कई मौके होते, लेकिन अब सबूत खत्म हो जाने के बाद कोई भी बिना ठोस सबूत के हत्या के मामले की कानूनी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। मेई शू यह अच्छी तरह से जानता था। एक लंबी चुप्पी के बाद उसने कहा, उस समय की जागीर की निगरानी के कितने फुटेज अभी भी संरक्षित हैं? कैप्टन वांग ने सिर हिलाया। जो कुछ भी पाया जा सकता था वह यहाँ है। वन ने जागीर के प्रबंधक से भी संपर्क किया और उस वर्ष के सभी रिकॉर्ड नष्ट कर दिए गए हैं। निगरानी को उन्नत कर दिया गया है और कोई बैकअप नहीं मिल सका। अच्छा ऐसा है। मेई शू हानि की भावना के साथ उठ खड़ा हुआ। मैं अन्य तरीकों के बारे में सोचूंगा। इंतजार। कैप्टन वांग उसकी स्थिति के बारे में चिंतित थे और उन्होंने सहज रूप से उसे रोक दिया। आपका अगला कदम क्या है? मैं वांग यू को देखना चाहता हूँ। क्या मैं देख सकता हूँ? मेई शू ने अचानक उसकी ओर देखा। कैप्टन वांग ने सिर हिलाया। अभी तक नहीं। उसका आखिरी मामला पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है और इस स्तर पर नियमों के अनुसार उसे परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति नहीं है। मेई शू ने कल रात जो कुछ सुना उसके बारे में सोचते हुए अपनी जेब में रखे फोन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। एक पल के बाद उसने तनाव मुक्त कर दिया। आपको मेरे कुछ भी मूर्खतापूर्ण करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा नहीं करूंगा। आप इसके बारे में निश्चिंत रह सकते हैं। अगर मैं तुम्हें स्कूल वापस ले जाऊं तो कैसा रहेगा? कैप्टन वांग ने मेज पर रखी कार की चाबियां उठाईं और बाहर चले गए। मेई शू ने विनम्रता से उसे रोका। कोई जरूरत नहीं, ये जगह मेरे स्कूल से बहुत दूर नहीं है। मैं स्वयं टैक्सी ले लूंगा। स्कूल जाने के लिए पुलिस की गाड़ी में यात्रा करना बहुत ही स्पष्ट है और मैं अनावश्यक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता। कैप्टन वांग समझ गए और मुस्कुराए। ठीक है, यदि आपके पास कोई अन्य विचार आए या कोई अन्य सुराग मिले तो बेझिझक मुझसे संपर्क करें। ये रहा मेरा फोन नंबर। ठीक है, मुझे वह याद रहेगा। मेई शू ने अपना फोन नंबर सहेजा और फिर पुलिस स्टेशन छोड़ दिया। बाहर सूरज की रोशनी से जगमगाती सड़क पर मेई शू ने खुद को चिलचिलाती धूप से बचाने के लिए अपना हाथ उठाया। थोड़ी देर तक झिझकने के बाद उसने एक टैक्सी बुलाई और अपने हैकिंग मास्टर एफ को बुलाया। नहीं, ये संभव नहीं है। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसके मालिक ने भी फोन पर वही उत्तर दिया। मेई शू ने आह भरते हुए कहा, मास्टर, मैं आपके स्थान पर जा रहा हूँ। क्या ये सुविधाजनक है? अंत में सहमत होने से पहले पंक्ति के दूसरे छोर पर एफ एक पल के लिए अजीब तरह से चुप हो गया। जरूर, आओ। मैंने अभी एक नई प्रणाली का आविष्कार किया है। यह आपके लिए एक नज़र डालने के लिए बिल्कुल सही है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद मेई शू ने टैक्सी ड्राइवर के साथ गंतव्य बदल दिया। जब कार एफ के एकांत विला के प्रवेश द्वार पर रुकी तो उसे पता चला कि लूसी भी यहीं थी। अगर उसे पता होता तो वह नहीं आती। किसी कारण से कल रात की घटना के बाद से मेई शू अचानक लूसी को नहीं देखना चाहती थी, लेकिन वह लूसी को दोष नहीं दे सकती थी। यह उसके साथ जाने की उसकी अपनी अनिच्छा थी। अपने विचारों में खोई हुई मेई शू ने विला का दरवाजा धक्का देकर खोला। हमेशा की तरह कमरे में दर्जनों कंप्यूटर एक साथ चल रहे थे, जिससे पूरा स्थान अत्यधिक गर्म और दमघोटू हो गया था। लूसी ने एक कंप्यूटर से अपना सिर उठाया और दीवार पर लगे एयर कंडीशनर को लापरवाही से चालू कर दिया। आप यहाँ सही समय पर हैं। उसने हाथ हिलाकर उसे अपने पास आने का इशारा किया। मेई शू एक पल के लिए झिझकी, अपना बैग सोफे पर रखा और अनिच्छा से आगे बढ़ गई। मास्टर कहाँ हैं? लूसी की नज़र कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकी रही। बाथरूम, इस पर एक नज़र डालें। अनिच्छा से मेई शू देखने के लिए नीचे झुक गई। अचानक स्क्रीन पर कोड की एक स्ट्रिंग चमक उठी जो पुलिस के डोजियर सिस्टम में घुसपैठ कर रही थी। लूसी ने शीर्ष पर बाय लिंक दर्ज किया और खोज पर क्लिक किया।
तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इसकी जांच कर रहा था? मी शू ने आश्चर्य से पूछा। लूसी ने मुस्कुराते हुए चिढ़ाया, मैंने अनुमान लगाया कि आपको आज पुलिस स्टेशन में कुछ नहीं मिलेगा और मुझे आश्चर्य है कि आप एफ को बुलाने के बजाय मेरे पास क्यों नहीं आए। मी शू एक पल के लिए अचंभित हो गई और फिर बोली, मैं खुद ही पता लगा सकती हूँ। लूसी ने चंचलता से उसकी ओर देखा। आप किस बात पर अड़े हुए हैं? सही समय पर दूसरों पर निर्भर होने का मतलब यह नहीं है कि आप स्वतंत्र नहीं हैं। बस उन पुरुषों को देखें जो अपने माता पिता के पैसे से घर खरीदते हैं और स्वतंत्र होने का दावा करते हैं। आप अपने प्रति बहुत सख्त हैं। आप मेरे द्वारा प्रस्तावित इस शॉर्टकट को क्यों नहीं अपनाते? मी शू ने उसे अजीब नजर से देखा। सबसे पहले आपको ये साबित करना होगा कि आप वास्तव में एक शॉर्टकट हैं। लूसी हंसी। मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मुझे भरोसा है। उसने उस वर्ष बाय लिंक पर फोरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए पुलिस प्रणाली को हैक कर लिया। अध्याय 373 ईर्ष्या। मी शू ने कभी इस रिपोर्ट को देखने की हिम्मत नहीं की थी। उस समय की कार दुर्घटना बहुत भयानक थी। बाय लिंक का चेहरा लगभग पहचान में नहीं आ रहा था। जब भी मी शू उस समय के दृश्य के बारे में सोचती थी तो उसकी धड़कन बढ़ जाती थी, मानो वो कोई डूबता हुआ व्यक्ति हो और सांस लेने में असमर्थ हो। लेकिन अब लूसी इस रिपोर्ट को उसके सामने ऐसे रख रही थी जैसे कि यह कुछ भी न हो। मी शू ने अपने पेट में बेचैनी की लहर महसूस करते हुए अवचेतन रूप से उसका हाथ पकड़ लिया। इलेर का चेहरा एक पल में पीला पड़ गया। नहीं, मैं इसे नहीं देखना चाहता। लूसी अपनी हरकतों में रुक गया। वो गंभीर दिखे और बोले, क्या आप अपनी माँ की कार दुर्घटना के छिपे हुए विवरण का पता नहीं लगाना चाहते? मी शू की आवाज कांप उठी। लूसी खड़ी हो गई, कंप्यूटर के सामने सबसे अच्छी स्थिति छोड़ दी, फिर उसके कंधों को दबाया जिससे उसे कुर्सी पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा, फिर आपको इसे ध्यान से देखने की जरूरत है। इस रिपोर्ट में आपकी माँ की मृत्यु के बारे में संदेह है। यदि आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो क्या आप एक महत्वपूर्ण सुराग नहीं चुकेंगे? मी शू को समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी अब क्या करना चाहता है। उसने महसूस किया कि लूसी आज पहले वाले से अलग लग रही थी। क्या इसका संबंध मेई म्यू और उसके बीच कल रात हुई बातचीत से हो सकता है? बहुत लंबे समय तक दबाए जाने और जबरदस्ती से अचानक क्रोधित होने के कारण मी शू अचानक चिड़चिड़ा हो गया। उसने अप्रिय भाव से उसकी ओर देखा। इन चीजों में मेरी मदद करने से मेई म्यू को कोई फायदा नहीं होगा। लूसी ने भौहें ऊपर उठाई और गहरे अर्थ से उसकी ओर देखा। उसे अचानक क्यों ले आओ? मी शू ने चिढ़ते हुए कहा, उसने तुम्हें कल रात एक बड़ा उपहार दिया होगा। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि तुम वास्तव में उससे चीजें स्वीकार करोगे। तो तुम्हें ईर्ष्या हो रही है? लूसी की आवाज अचानक बहुत तेज हो गई। मी शू ने अपना सिर उठाया और पाया कि यह आदमी किसी तरह उसके पास आया था। उसका सुंदर चेहरा अचानक उसके सामने बड़ा हो गया और उनकी सांसें संकरी जगह में मिल रही थीं। तुम्हें ईर्ष्या हो रही है? लूसी धीमी आवाज में हंसी। इस बार उन्होंने सवालिया लहजे का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि ये बात निश्चितता के साथ कही। मी शू का गुस्सा तुरंत आधे से ज्यादा कम हो गया। ये तो कहना ही था, कुछ लोगों के असाधारण रूप से सुंदर होने के वास्तव में फायदे थे। लूसी की शक्ल अच्छी थी, जो देखने में अच्छी लगती थी, और इससे उसके प्रति उसकी सहनशीलता का स्तर बढ़ गया। लेकिन मेई शू मुग्ध नहीं थी। अभी भी ऐसी चीजें थीं जिन पर ध्यान देने की जरूरत थी। उसने लूसी के शैतानी रूप से सुंदर चेहरे को दूर धकेल दिया, दूर देखा और भावहीन होकर कहा, अभिमानी मत बनो। मैंने तुम्हें एक दोस्त के रूप में चेतावनी दी थी। मुझे परवाह नहीं है कि आप मेई म्यू के साथ किस समझौते पर पहुंचे या क्या आपने वास्तव में उससे कुछ स्वीकार किया है, लेकिन मेई म्यू वह व्यक्ति है जिसके साथ मुझे निपटना चाहिए। यदि आपके उसके साथ अच्छे संबंध हैं तो हमारी दोस्ती यहीं समाप्त हो जाती है। तुम निर्दयी हो। लूसी मुस्कुराई, सीधी हुई और देखा कि मेई शू फटने वाली थी। उसने तुरंत अपना चंचल रवैया छोड़ दिया और उसे चिढ़ाना जारी रखने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, तुम क्या जानना चाहते हो? बिना किसी कारण इतना बड़ा गुस्सा क्यों? मेई शू ने उसे तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखा। उसका चेहरा अभी भी अच्छा नहीं था। लूसी ने आह भरते हुए कहा, मैंने उसके साथ कोई समझौता नहीं किया। हालांकि वो मेरे साथ सहयोग करना चाहती है। किसका सहयोग करें? मेई शू ने उसे ऐसे घूरकर देखा जैसे उसने कोई बड़ी नैतिक गलती कर दी हो। उसकी अभिव्यक्ति देखकर लूसी बहुत खुश हुई, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। तुम्हें अपना कैसे बनाऊं? मजाक मत करो। मेई शू ने उसे घूर कर देखा। लूसी का चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उसने कहा कि वह तुम्हें पकड़ने में मेरी मदद कर सकती है, लेकिन शर्त यह है कि मैं उसकी मां को पुलिस स्टेशन से बाहर निकालने के लिए अपने संपर्कों का इस्तेमाल करूं। बस इतना ही। मेई शू को हमेशा लगता था कि यह आदमी उससे कुछ छिपा रहा है। शांत नजर से लूसी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखने दिया। किसी ने आपसे कब झूठ बोला है? मेई शू ने अपनी निगाहें हटाने से पहले कुछ देर तक उसे ध्यान से देखा। मेई म्यू काफी चालाक है। वह आपसे शर्तों के बदले में मुझे सौदेबाजी के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे करती है? मुझे नहीं पता। लूसी ने स्क्रीन पर शव परीक्षण रिपोर्ट की ओर इशारा करते हुए मासूमियत से अपने कंधे उचकाए। तो क्या आप अंदर के सुराग देखना चाहते हैं? मेई शू की सांसें रुक गईं और एक पल में उसके चेहरे से खून बह गया।
लूसी के चिढ़ाने के बीच वह लगभग भूल गई थी कि स्क्रीन पर चल रहे सिस्टम ने स्वचालित रूप से बाय लिंक की शव परीक्षण रिपोर्ट ला दी थी। अपनी मां की मृत्यु के समय की तस्वीर देखने के लिए उसे बस अपना सिर थोड़ा सा मुड़ने की जरूरत थी। एक पल में उसकी आंखों में आंसू आ गए। मीशू उसके सामने लगभग फूट फूट कर रोने लगी। लूसी उसकी प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित हो गई और उसने तुरंत उसे एक टिश्यू थमा दिया। क्षमा करें, मुझे आपको मजबूर नहीं करना चाहिए था। मैंने बस सोचा था कि यह जानते हुए कि यहाँ सुराग हो सकते हैं, आप इसे स्वयं देखना चाहेंगे। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मीशू ने अपने प्रस्तावित टिश्यू को दूर धकेल दिया और ऊपर देखने की कोशिश की, जिससे उसकी आंखों में आंसू वापस आ गए। मैं इसे स्वयं देखना चाहता हूँ। वास्तव में इन वर्षों में मैं उस सफेद कपड़े के नीचे अपनी मां की उपस्थिति को कभी नहीं भूला हूँ। बाय लिंग उस समय शकल में एक शीर्ष सुंदरी थी, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद वह हाड़ मांस का मिश्रण बन गई। उसकी पूर्व सुंदरता मांस के एक अप्रभेद्य पिंड में बदल गई और धूप वाली हवा और सुगंध जो उसे घेरे रहती थी, खून की दुर्गंध बन गई। अध्याय 374 मुख्य सुराग। उसने एक गहरी सांस ली और जब दोबारा आंखें खोली तो उनमें केवल दृढ़ संकल्प था। हालांकि जब उसकी नज़र स्क्रीन पर फोरेंसिक जांच की क्लोजअप तस्वीरों पर पड़ी तो उसकी पुतलियां कांपने से बच नहीं सकीं। लूसी किसी समय चुपचाप उसके पीछे आ गया था। उसके हाथ उसके कंधों पर आराम कर रहे थे, मानो उसे असीम साहस दे रहे हों। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। ये तुम्हारी माँ का बदला लेने के बारे में है। मीशू ने अपने कंधों से लगातार निकल रही गर्माहट को महसूस करते हुए खुद को स्थिर किया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे माउस को छू गईं, पहिए को स्क्रॉल किया, जिससे उस तस्वीर का पूरा दृश्य सामने आ गया। अचानक बाय लिंक की मौत का दृश्य फिर से देखकर मीशू को अभी भी घुटन महसूस हो रही थी। वह अपनी मां का सामना करने से नहीं डरती थी, वह भयानक दृश्य देखकर अपने दिल में होने वाली बेचैनी को सहन नहीं कर सकी। मीशू ने स्क्रीन पर अपनी मां की बड़ी हुई तस्वीर को एकटक देखा और एक बार फिर उसकी आंखों में अनियंत्रित रूप से आंसू आ गए। जब वह अचंभित थी, तभी कुछ ठंडी उंगलियां अचानक उसके हाथ पर आ गईं। मीशू ने अब चेतन रूप से देखने के लिए अपना सिर घुमाया और देखा कि लूसी ने अपनी चिढ़ाने वाली अभिव्यक्ति को दूर कर दिया था और गंभीरता से उसका हाथ पकड़ लिया था। उसने शव परीक्षण रिपोर्ट को अंत तक स्क्रॉल करते हुए माउस व्हील को हिलाने में उसकी मदद की। यहाँ देखो। मीशू ने तुरंत अपना ध्यान पुनः प्राप्त किया और देखने लगी। फोरेंसिक विशेषज्ञ बहुत कर्तव्यनिष्ठ थे। हालांकि बाय लिंक का शरीर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था, उसने शरीर पर सभी घावों की सावधानीपूर्वक जांच की थी, प्रत्येक घाव के संभावित कारणों को चिन्हित किया था और हत्या की संभावना को खत्म करने की कोशिश की थी। लेकिन फोरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा एक निशान को अज्ञात कारण के रूप में लेबल किया गया था। मीशू ने ध्यान केंद्रित किया और फोरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा बताई गई स्थिति के अनुसार देखा, अपनी मां की मौत की तस्वीर फिर से ढूंढी। यहाँ इतना छोटा सा निशान क्यों है? मीशू ने भौहें चढ़ा दी। बाय लिंक की बांह की बची हुई त्वचा पर गुलदाउदी जैसा एक निशान था। खरोंच को देखते हुए ये बाय लिंक की घटना से कुछ समय पहले होना चाहिए था। मीशू को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वह लूसी की ओर मुड़ी और पूछा, क्या आप जानते हैं कि यह घाव कैसे हुआ? लूसी ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि यह सिगरेट का बट था। एक सिगरेट बट? मीशू ने फिर से अविश्वास से फोटो को देखा। इससे पहले कि वह इसका उल्लेख करता, मीशू पूरी तरह से भ्रमित था। लेकिन उनके अनुस्मारक के बाद मीशू को इस संभावना का एहसास तेजी से हुआ। लेकिन घटना से पहले मेरी मां के शरीर पर सिगरेट बट का निशान कैसे हो सकता है? जब ये घाव हुआ तब क्या पुलिस ने इसकी जांच की थी? मीशू को सहज ही लगा कि उसे एक महत्वपूर्ण साक्ष्य मिल गया है। हालांकि लूसी ने अफसोस के साथ अपना सिर हिलाया। पुलिस का मानना था कि उस समय दुर्घटना का इस निशान से कोई संबंध नहीं था, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से इसकी जांच करने में समय बर्बाद नहीं किया। लेकिन मुझे इससे कुछ सुराग मिले। इतना कहने के बाद उन्होंने शव परीक्षा रिपोर्ट बंद कर दी, तुरंत कोड की एक श्रृंखला दर्ज की और फिर एक बैंक विवरण लाया। निगरानी फुटेज को बदला जा सकता है, लेकिन कुछ स्थानों के बिल नहीं बदले जाएंगे। उन्होंने एक बैंक कार्ड पर हस्तांतरित की गई छोटी राशि के रिकॉर्ड की ओर इशारा किया। देखो, मैंने उस जागीर के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की और यह पाया। 200 युआन हस्तांतरित, खाता जानकारी लियूलेन, प्राप्तकर्ता झुओनन। मीशू ने इस जानकारी को अवचेतन रूप से पढ़ा, फिर उसकी आंखें चमक उठीं। बहुत बढ़िया। इस जानकारी के साथ हम ये साबित कर सकते हैं कि झुओनन वास्तव में उस रात विला में था। हाँ, मैंने भी जियांग हे को कॉल किया था और लियू लेन को पाया। क्या आप उनसे एक साथ मिलने जाना चाहते हैं? लूसी ने अंततः उसे मुस्कुराते हुए देखा और उसके होठों पर भी मुस्कान का एक संकेत दिखाई दिया। मीशू ने उत्सुकता से सिर हिलाया। समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं है, चलो अब चलते हैं। ठीक है। लूसी खड़ा हुआ, अपना कोट पहना और उसके साथ निकलने वाला था। अप्रत्याशित रूप से इस समय एफ, जो बाथरूम में छिपा हुआ था, अचानक बाहर आ गया। उन दोनों को जाने वाला देखकर उसके चेहरे पर तुरंत शिकायत की झलक दिखाई दी। मेरे अच्छे शिष्य, क्या तुमने नहीं कहा कि तुम बनाई गई नई प्रणाली को देखने आए हो? तुमने मुझे देखा तक कैसे नहीं, और कोई दूसरा आदमी तुम्हें ले जाएगा। लूसी और एफ के बीच गहरी दोस्ती थी और केवल उसने ही लूसी के सामने इस तरह बोलने की हिम्मत की। मीशू ने हंसते हुए माफी मांगते हुए उसके लिए चाय डाली।
मास्टर, मैं अगली बार आपके साथ जाने के लिए समय अवश्य निकालूंगा। आज मुझे कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम करना है। ठीक है, मैंने आपके मामले के बारे में सुना है। एफ ने लूसी की ओर तिरछी नजर से देखा और अपने प्रिय शिष्य द्वारा पिलाई गई चाय का आनंद लेते हुए कहा, वैसे भी कोई बात नहीं, जब तक तुम अपनी माँ का बदला ले सकते हो। मास्टर सी के लिए पूरी रात यहाँ तुम्हारे लिए कड़ी मेहनत करना उचित है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मी शू की भ्रमित निगाहें दोनों के बीच चली गईं। लूसी ने सहजता से उसे खींचने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन एफ एक बूढ़ा लोमड़ी था और उसने एक नज़र में लूसी के छिपे विचारों को समझ लिया। उसका श्रेय लेने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने कहा, आप नहीं जानते, कल रात मास्टर सी पूरी रात मेरे घर आए और कहा कि उन्हें पहले से पता था कि पुलिस स्टेशन में कोई प्रगति नहीं होगी। आपको चिंतित देखकर वह सहन नहीं कर सके। वह व्यक्तिगत रूप से जांच करना चाहते थे उसके कंप्यूटर को। महसूस करो, कंप्यूटर केस अभी भी गर्म है। उन्होंने पूरी रात स्क्रीन के सामने बिताई और उन्हें कुछ सुराग मिले, इसलिए उन्होंने मुझसे आपको धोखा देकर आने के लिए कहा। मी शू इस बार सचमुच चौंक गई थी। उसने सोचा कि भले ही लूसी उसकी मदद करना चाहे, लेकिन वह जियांगे को जांच करने के लिए नियुक्त करेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि लूसी व्यक्तिगत रूप से पूरी रात कंप्यूटर पर बिताएगी। अध्याय 375 अचानक परिवर्तन। आप यहाँ थोड़ी देर आराम कर ले तो कैसा रहेगा? मैं अकेले ही लियू लैन से मिलने जा सकता हूँ। मी शू ने एक पल के लिए सोचा और इस स्थिति में इस मामले की जांच के लिए लूसी को अपने साथ नहीं जाने दिया। वह लूसी को पीछे छोड़ने वाली थी। ऐसा नहीं चलेगा, मैं जो शुरू करता हूँ उसे हमेशा पूरा करता हूँ। चूंकि हम जांच में यहाँ तक आ गए हैं, तो कोई अनुवर्ती कार्रवाई के लिए अनुपस्थित कैसे हो सकता है? लूसी उसकी चिंतित अभिव्यक्ति को देखते हुए सिकुड़ी हुई आंखों से उसकी ओर मुस्कुराई। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन आगे बढ़ा और उसके सिर को थपथपाया। ठीक है, मेरे पास अच्छी सहन शक्ति है, मैं इसे बनाए रख सकता हूँ। चलो अब चलें। उसका विरोध करने में असमर्थ मी शू केवल एफ को बार बार आश्वासन दे सकी कि वह अपने वर्तमान कार्यों को पूरा करने के बाद व्यक्तिगत रूप से उससे मिलने आएगी। फिर उसने उसे विला से बाहर खींच लिया। चीजें काफी सुचारू रूप से आगे बढ़ रही थीं और लूसी की अगुवाई लगभग मी शू की जीवन रक्षक बन गई थी। हालांकि पलक झपकते ही अप्रत्याशित घटनाएं घट गईं। उस समय मी शू और लूसी रेस्तरां में एक टेबल पर ऑर्डर देने के लिए बैठे थे। मी शू उससे पूछने ही वाली थी कि वो क्या खाना चाहता है, क्योंकि वो उसे यह भोजन खिला रही थी। हालांकि उसकी आस्तीन को अचानक दो बड़े हाथों ने पकड़ लिया। उलझन में उसने अपना सिर घुमाया और लूसी को अत्यंत व्यथित भाव से उसकी ओर देखते हुए देखा, जैसे कि उसके साथ अन्याय हुआ हो। मी शू के दिल में अचानक एक बुरा अंदाजा जाग उठा। लूसी, आप ऐसा नहीं करेंगे, है ना? क्या इस स्थिति में उसे अचानक कोई बीमारी हो सकती है? बहन, जियो बाओ वास्तव में आपको याद करता है। जब से आप आखिरी बार जियो बाओ से मिली थी, बहुत समय हो गया है। मी शू ने चौंक कर सुना। उनके सामने बैठे लियू लैन ने आश्चर्य से उस आदमी की ओर देखा जो थोड़ी देर पहले सख्त और गंभीर था। उसे आश्चर्य हुआ कि अचानक क्या हुआ और उसने सहजता से पूछा, मिस मे, क्या वह ठीक है? वह ठीक है। कृपया आगे बढ़ें और ऑर्डर करें, हम जल्द ही वापस आएंगे। मी शू ने जल्दी से मेनू लियू लैन को सौंप दिया और फिर लूसी का हाथ खींच लिया और टॉयलेट की ओर जाने वाले लंबे गलियारे की ओर भाग गई। लूसी, इससे बाहर निकलो। मी शू ने उसके चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे और उसे इस तरह होश में लाने की कोशिश की, लेकिन लूसी ने जो किया उससे वह लगभग रो पड़ी। दीदी, पानी बहुत ठंडा है, आप जियो बाओ को धमका रही हैं। मी शू को अब सिरदर्द महसूस हुआ। उसके पास लॉलीपॉप के बदले में उसके मुंह में डालने और पहले उसकी भावनाओं को शांत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब उसने रोना बंद कर दिया तो मी शू ने उसे एक एक शब्द का निर्देश दिया, बाद में बहन उस महिला से बात करेगी जिससे हम अभी मिले थे। तुम बस वहीं बैठो, कोई अभिव्यक्ति मत दिखाओ और बात मत करो। क्या तुम समझे? लूसी ने मुंह फुलाते हुए अपना सिर हिलाया। जियो बाओ ने लंबे समय से बहन को नहीं देखा है। जियो बाओ बहन से बात करना चाहता है। मी शू अवाक थी और उससे केवल ये वादा कर सकती थी कि वर्तमान मामले को खत्म करने के बाद वह व्यक्तिगत रूप से उसे मनोरंजन पार्क में ले जाएगी। फिर उसने उसे टॉयलेट से बाहर खींच लिया। ये सुनकर लूसी की आंखें चमक उठीं। दीदी, तुम्हें अपनी बात रखनी होगी। ठीक है, मैं जियो बाओ की पिन की कसम खाऊंगा। मुझे बताओ कि तुम बाद में क्या खाना चाहते हो और मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन बोलो मत या अपनी वर्तमान अभिव्यक्ति मत दिखाओ। मी शू ने बार बार जोर दिया और लूसी खुशी से सहमत हो गई। निश्चित रूप से बच्चों के लिए मनोरंजन पार्क में असामान्य जादू था। लूसी को खुद को उजागर न करने देने के लिए उसने जानबूझकर उसे गंभीर अभिव्यक्ति करने के लिए कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे सीट पर वापस लाने से पहले उसे हिलने न देने के लिए कहा। जैसे ही वह बैठा, लियू लैन मदद नहीं कर सका, लेकिन लूसी पर नजर डाली। मिस मे, क्या ये सज्जन ठीक हैं? वह ठीक है। क्या आपने ऑर्डर देना खत्म कर दिया है? मी शू को पहले ही महसूस हो गया था कि लूसी का हाथ अवचेतन रूप से उसकी आस्तीन पर कस रहा है। उसने तुरंत विषय बदल दिया। लियू लैन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैंने अपने पति से सुना कि आप मेरे पति को नए आवासीय समुदाय की परियोजना संभालने देने के इच्छुक हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तुम्हें ये भोजन खिलाना चाहिए। मी शू ने आश्चर्य से लूसी की ओर देखा।
उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी लियू लैन को लुभाने के लिए और उसे संदेह न करने के लिए मोटे मांस का इतना बड़ा टुकड़ा बाहर फेंक देगा। मेई शू का दिल गर्म हो गया और उसने अवचेतन रूप से लूसी की उंगलियां वापस पकड़ लीं। आश्चर्यजनक रूप से लूसी की उंगलियां इस बार गर्म थीं, पहले की तरह ठंडी नहीं। इस जिज्ञासा को अभी के लिए अलग रखते हुए मेई शू ने मेज के पार उस महिला की ओर रुख किया जो पहले से ही 40 वर्ष की थी। उसने कहा, श्रीमती लियू, वास्तव में इस बार हमने आपको जिस कारण से आमंत्रित किया है वह एक अन्य मामले के लिए है जिसमें हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ उसके लिए आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मुझे अपनी तरफ से सबसे बढ़िया करना है। लियू लैन उनके प्रति बहुत उत्साहित थे, शायद पिछले निर्माण प्रोजेक्ट के कारण। उसी समय एक वेटर बर्तन लेकर आया। लूसी की नजर सामने सब्जी के सलाद पर टिकी थी। मेई शू ने सलाद उनके सामने रखा और जारी रखा, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद श्रीमती लियू। मैं चाहता हूं कि आप याद करें कि क्या 6 साल पहले एस्टेट के पास पहाड़ी सड़क पर कोई कार दुर्घटना हुई थी जब आप वहां काम कर रहे थे। जब लियू लैन ने मेई शू को यह मामला उठाते हुए सुना तो उसका चेहरा अचानक बदल गया। हाँ, आप अचानक उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।